हम सब ने इसे अपनी दादी, मम्मी, चाची, मामी के अलमीरा में देखा है, साड़ी। साहित्य में आज हम समझेंगे कि साड़ी का महत्व क्या है और इसकी संस्कृति और इतिहास क्या है। साड़ी शब्द का अर्थ होता है एक कपड़े की पट्टी या टुकड़ा, लेकिन भारत में साड़ी एक कपड़े से कहीं ज्यादा इसका इतिहास और इसकी संस्कृति बताती है। साड़ी का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी बहुत पुराना है। महाभारत और रामायण के काल से माता सीता, माँ द्रौपदी और माँ रुक्मिणी भी साड़ी पहनती आई हैं और ये हमारी भारतीय परंपरा है। लेकिन आज के समय में हम जिस तरह साड़ी को देखते हैं ये पहले ऐसी नहीं थी। पहले ब्लाउज और पेटीकोट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन से चोला पीरियड तक जब ब्रिटिशर्स और मुगल आए तो उसके बाद उन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और आज के समय में हमारे सामने साड़ी का रूप कुछ और है। भारतीय परंपरा में जिस तरह हर एक किलोमीटर पे हर एक राज्य में भोजन और भाषा दोनों बदल जाते हैं, ठीक इसी प्रकार साड़ी पहनने का तरीका और उसकी सभ्यता भी बदलती है। साड़ी के साहित्य में हम कश्मीर की काशिदा साड़ी से लेके केरल की कांजीवरम और कासवू और वेस्ट बंगाल से गुजरात तक हर एक साड़ी को जानने की, उसके इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। बिहार को द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है और बिहार की प्रमुख साड़ी है भागलपुरी सिल्क, लेकिन इसे ऐसे ही सिल्क सिटी ऑफ इंडिया नहीं कहा जाता। ये रेशम बहुत खास है और बिहार की एक छोटी सी जगह है भागलपुर जहां से ये प्रमुख रेशम बनाया जाता है। भागलपुर सिल्क की साड़ियां अक्सर प्रकृति से प्रेरित जटिल और कलात्मक डिजाइन प्रदर्शित करती हैं और साथ ही पल्लू और बॉर्डर में जरी के काम से इसे सजाया जाता है। भागलपुरी सिल्क अपनी समृद्ध बनावट, हल्केपन और इसके सुनहरे रंग के लिए प्रमुख है। साथ ही साथ ये जिस रेशम से बनाया जाता है ये रेशम के कीड़े होते हैं जिन्हें लेकर ये हाथ से बुना जाता है यानी कि हैंडमेड टेक्निक से बनाया जाता है और ये रेशम के कीड़े साल और अर्जुन के पेड़ पर भोजन करते दिखते हैं। इसीलिए ये साड़ी बहुत ही प्रमुख है और बिहार की शान है। नमस्कार। बंगाल की ये पारंपरिक साड़ी है तात साड़ी, जो कि हाथों से बुनी जाती है और ये अपने हल्केपन यानी कि लाइटनेस और पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत प्रमुख है। बंगाल की ये प्रमुख साड़ी सूतों के धागों से बनाई जाती है और मुगल काल में ये साड़ी बहुत ही प्रचलित हुई, खासकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की ओर। इसके पश्चात ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इस तांत की साड़ी को नष्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कई मुश्किलों के बाद आज ये हमारे सामने हमारी सांस्कृतिक विरासत के रूप में है। उत्तराखंड की पारंपरिक साड़ी है पंचाचुली साड़ी, जो रेशम के अलावा भेड़ और मरीनो वूल से बनाई जाती है और इसकी खासियत है कि ये हाथ से यानी कि हैंडलूम ट्रेडिशन से बनाई जाती है, जो पहाड़ी लोगों के जीवन जीने का एक सहारा है और उनकी सांस्कृतिक विरासत भी है। पंचाचुली साड़ियों की जो बुनाई है वो अपने आप में एक पारंपरिक तौर से शिल्प है और साथ ही साथ जब ये बनाई जाती है तो फाइबर की सोर्सिंग करने के बाद इसमें प्राकृतिक रंग डाले जाते हैं जो अलग अलग पेड़, पौधों और वनस्पतियों से लिए जाते हैं ताकि इसका रंग और भी अच्छा है। साथ ही साथ इसकी विशेषता है इसके अनूठे और जटिल डिजाइन, जो हमारे आसपास की प्रकृति, पौधे, वनस्पतियां और स्थानीय जगहों से लिए जाते हैं और उससे प्रेरित होकर इसे सजाया जाता है। इसीलिए पंचाचुली साड़ियां केवल कोई एक परिधान नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत है। उड़ीसा की संबलपुरी साड़ी एक हाथ से बनी पारंपरिक साड़ी है जिसे टाई डाई टेक्निक से बनाया जाता है और उड़ीसा के कई जगहों पर ये बनाई जाती है और ये उड़ीसा की प्रमुख साड़ी है। माना जाता है
है कि ये कला बुलिया समुदाय के साथ पश्चिमी उड़िया में स्थानांतरित हो गई, जो मुगलों के हाथों चौहान साम्राज्य के पतन के बाद वर्ष 1192 ईस्वी के उत्तरी भाग में भाग आए थे। तब से 1925 तक ये पश्चिमी उड़िया में सीमित संख्या में डिजाइनों और वनस्पति रंगों से फला फूला और इसमें ज्यादातर उड़िया की महिलाएं द्वारा उपयोग किए जाने वाली साड़ियाँ संबलपुरी शामिल थी। साथ ही साथ संबलपुरी साड़ी अपने पारंपरिक रूपांकनों के लिए जानी जाती है, जिसमें अलग अलग प्रकार के डिजाइन और प्रिंट्स हमें देखने मिलते हैं, जैसे कि शंख, चक्र, फूल, वनस्पतियां और साथ ही साथ उड़िया रंग यानी कि लाल, काला और सफेद आपको हर जगह देखने मिलेगा, जो कि भगवान जगन्नाथ जी को भी दर्शाता है और उड़िया के पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत को भी ये दर्शाता है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख साड़ी है ये कोसा सिल्क। कोसा का संस्कृत में शाब्दिक अर्थ होता है सिल्क यानी कि रेशम, और ये कोसा सिल्क की साड़ी छोटे छोटे रेशम के कीड़ों से बनाई जाती है, जिन्हें शतूत यानी कि मलबरी फ्रूट खिलाया जाता है ताकि वो बहुत अच्छा फाइन सिल्क प्रोड्यूस कर सके। कोसा सिल्क साड़ी छत्तीसगढ़ के चंपा और कोरबा जिले से आती है, और साथ ही साथ ये जो छोटे छोटे सिल्क वॉर्म्स है यानी कि रेशम के कीड़े हैं, वो एक खास प्रकार के भारतीय रेशम के कीड़े हैं जो अर्जुन और साल के पेड़ पे पाए जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि देवांगन ट्राइब जो छत्तीसगढ़ की एक कम्युनिटी है, उन्होंने सबसे पहली कोसा सिल्क साड़ी माँ दुर्गा के लिए बनाई थी, जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। पंजाब की प्रमुख साड़ी नहीं, फुलकारी। फुलकारी दो शब्दों से बना होता है, फूल और आकारी। फूल अर्थात फ्लावर और आकारी यानी कि शेप देना। ऐसा माना जाता है कि ये फुलकारी पर्शिया से आई हुई एक आर्ट फॉर्म है और यहाँ पंजाब में आते आते इसे फुलकारी नाम दिया गया। पर्शिया में इसे गुलकारी कहा जाता था और पंजाब के लोग अब इसे फुलकारी कहते हैं। सिर्फ एक ऐसी डिजाइन नहीं है जो सिर्फ फ्लावर्स से बनी होती है, इसमें अलग अलग मोटिव्स और ज्योमेट्रिकल शेप्स भी बनाए जाते हैं, जो पंजाबी लोगों के इस फुलकारी दुपट्टे में आपको हर जगह देखने मिलेगी। फुलकारी कढ़ाई की मुख्य विशेषता ये है कि ये रंगीन रेशमी धागे के साथ मोटे सूते कपड़े के दूसरे तरफ रफ सिलाई का उपयोग करके बनाई जाती है। और पुराने समय में जब भी किसी लड़की का जन्म होता था तो उनकी माताएं और उनकी दादियां फुलकारी बुनना शुरू कर देती थी ताकि शादी के समय वो उसे दान में दे सके। अंदरिकी नमस्कारम, ये है आंध्र प्रदेश की पारंपरिक साड़ी उप्पाड़ा पट्टू साड़ी। उप्पाड़ा में उप्पाड़ा जामदनी साड़ी भी बहुत फेमस है, जिसमें उप्पाड़ा का अर्थ होता है जहाँ से ये साड़ी बनी है या ओरिजिनेट हुई है। जाम का अर्थ होता है फूल और दानी का अर्थ होता है फूलदानी। उप्पाड़ा सिल्क एक बहुत प्योर सिल्क होता है और हैंडमेड सिल्क होता है, इसीलिए ये साथ ही साथ बहुत लाइट वेट भी होता है। साड़ी की उत्पत्ति बांग्लादेश में हुई और इसे दक्षिण में लाया गया। साथ ही पूर्व गोदावरी जिले आंध्र प्रदेश के उप्पाड़ा गांव में बुनाई की इस जामदनी शैली को स्थानीय प्रतिध्वनि के साथ फिर से बनाया गया। एक उप्पाड़ा साड़ी को बनने में 50 से 300 घंटे का समय लगता है, जिसमें 2 से 3 वर्कर्स हर एक दिन 8 से 10 घंटे काम करते हैं। और उप्पाड़ा साड़ी बनाने में ज्यादातर 40% वुमेन्स ही काम करती है, जो वहाँ के लोकल वीवर्स है। साथ ही साथ वो इस साड़ी को कुछ इस तरीके से बनाती है कि ये एक छोटे से माचिस के डिब्बे मैच बॉक्स में भी फिट हो सकती है। ये है मराठी लोगों की पारंपरिक पोशाक पैठणी, जो महाराष्ट्र के येवला और पैठण में बनाई जाती है। पैठणी साड़ी का इतिहास हमें दूसरी शताब्दी में मिलता है, जो सातवाहन डायनेस्टी से आता है। उस समय पैठणी रेशम के साथ में सोने के तार का काम किया जाता था।
जाता है कि आज से 2000 साल पहले ग्रीको रोमन इस पैठणी साड़ी को बहुत पसंद करते थे और इस शानदार ओरिजिनल ऑथेंटिक पैठणी साड़ी के बदले में वो सोना दिया करते थे। और साथ ही साथ एक ऐसी ट्रेडिशनल ऑथेंटिक पैठणी साड़ी को बनाने में 2 हफ्ते से 6 महीने का समय लग सकता है। पैठणी साड़ी हमेशा एकदम ब्राइट और कलरफुल कलर्स में होती है। इस पैठणी साड़ी की खासियत ये है कि ये गारा धागे की तरह होती है, यानी कि इसमें कोई भी धागा लटका नहीं होता, ये इस तरीके से बनाई जाती है। ये है झारखंड की पारंपरिक साड़ी संथाल साड़ी, जो कि हैंडलूम पर यानी कि हाथ से बनाई जाती है। और ये साड़ी अपनी सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ आधुनिक फैशन को भी दर्शाती है। और ऐसा माना जाता है कि आगे जाके ये साड़ी सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं थी। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आसाम ऐसे कई जिलों में और कई राज्यों में ये व्यापक रूप से स्वीकार की गई है। संथाली साड़ी पारंपरिक रूप से हमेशा कॉटन से, कपास से बनाई जाती है और इसीलिए ये पहनने में इतनी कंफर्टेबल होती है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि संथाली साड़ी बहुत अलग अलग ड्रेपिंग स्टाइल से और बहुत अलग अलग तरीके से हमें देखने मिलती है और कई तरीके के लोग इसे कई ड्रेपिंग स्टाइल्स के साथ पहनते हैं, जिसमें से ये ड्रेपिंग स्टाइल सबसे फेमस है। ऐसा माना जाता है कि संथाली साड़ी में उसका रंग, कपड़े और उसकी बुनाई, इन तीनों का बहुत महत्व है और आमतौर पर आपको ये साड़ियाँ बहुत रंग बिरंगे रूप से देखने मिलेगी, साथ ही साथ ऐसे ही मोटिव्स और डिजाइन के साथ देखने मिलेगी। तो ये तो है झारखंड की संथाली साड़ी। वैसे आपके शहर में कौन सी साड़ी प्रमुख है और पारंपरिक रूप से पहनी जाती है, मुझे जरूर बताइए। भारत सरकार द्वारा इस साड़ी को जीआई टैग मिला है। ये है मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ी। चंदेरी साड़ी और चंदेरी नाम आता है मध्य प्रदेश के अशोकनगर के एक छोटे से कस्बे चंदेरी से। और ये साड़ी अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर के उपलक्ष्य में भी हमारे समक्ष है। ये चंदेरी साड़ी आपको 3 कपड़ों में देखने मिलेगी। पहला प्योर सिल्क, दूसरा प्योर कॉटन या फिर सिल्क और कॉटन ब्लेंड में। इसकी बुनाई और कढ़ाई बहुत अच्छी होती है, इसीलिए ये अपनी सुंदरता, पारदर्शिता और कोमलता के लिए भी जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पहले के समय में चंदेरी के जो बॉर्डर्स होते थे वो सोने और चांदी से बनाए जाते थे और आज के समय में इन साड़ियों में जरी का बॉर्डर होता है। इसीलिए ये साड़ी एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में आज भी उतनी ही सुंदर है। चंदेरी साड़ी बनाने के लिए सबसे पहले उच्च गुणवत्ता वाले सूती या रेशमी धागे का चयन किया जाता है। दूसरा, चंदेरी कपड़े हाथ शाल पर बुना जाता है। तीसरा, कपड़ा बुनने के बाद अगला कदम होता है जरी या सोने और चांदी के धागे को जोड़ना। चौथा, एक बार जब बुनाई और जरी का काम पूरा हो जाए तो कपड़े को धोया जाता है और सुखाया जाता है और उसके पश्चात इसमें अलग अलग सीक्वेंस या मोटिव्स बनाए जाते हैं। तो आपके शहर मध्य प्रदेश में और कौन से टेक्सटाइल्स हैं जो फेमस है? मुस्कुराइए, क्योंकि आप देख रहे हैं लखनऊ की सांस्कृतिक विरासत और एक ऐसी कला जो 17वीं सेंचुरी से चली आ रही है। ये है लखनऊ की शान जरदोजी। जरदोजी में जर का अर्थ होता है सोना या चांदी और दोजी का अर्थ होता है सिलना, जो किसी सिल्क, वेलवेट, ब्रोकेड या सैटिन के कपड़े पे जो सोने और चांदी से बुनाई की जाए उसे कहते हैं जरदोजी एम्ब्रॉयडरी। लखनऊ की गलियों में आज भी हर एक जरदोजी कारीगर कढ़ाई के साथ साथ कहानी भी बुनते हैं और हर वर्ष लखनऊ के साथ साथ जरदोजी महोत्सव भी होता है, जहां ये कारीगर अपनी कला का प्रदर्शन दिखाते हैं और विश्व भर में इस कला को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये कला सिर्फ लखनऊ तक ही सीमित नहीं है। आगरा, हैदराबाद, फरुखाबाद, मुंबई, दिल्ली, अजमेर जैसे शहरों में भी ये जरदोजी का काम आज भी किया जाता है। 2013 में इसे जीआई टैग भी मिला ताकि ये कला और अच्छे से देश भर में जा सके। अगले साड़ी के साहित्य के वीडियो में आप कौन सी साड़ी देखना चाहेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।